हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स वो कर रहे हैं। और आज इस चैप्टर की दूसरी क्लास है। हमने इस चैप्टर की पहली क्लास में क्या पढ़ा कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, आज हम इसकी दूसरी क्लास कर रहे हैं। इसमें हम आगे अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानना सीखेंगे कि किसी भी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है। तो पहला आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एक हेडिंग लिखेंगे, क्या? बहुपद का मानक रूप। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लिख लेना, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप यानी कि बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद की। किस बहुपद की? रैखिक। आपको पता है रैखिक बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी होती है? 1, उन्हें हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। तो पहला है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ax प्लस b। अब यहाँ पे घात देखो कितनी है? 1 है, तो यह रैखिक बहुपद हो गया। और बच्चों याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a और b ये हमारे कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी हैं वास्तविक संख्याएं। हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आपने अगर रिवीजन किया होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं किया है तो जाइए रिवीजन करके आइए। तो a और b क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, a जो है, ठीक है, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर बच्चों मान लो ये a हमारा 0 हो गया, ठीक है, a हमारा क्या हो गया? 0, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अगर 0 की गुणा किसी संख्या के साथ करोगे तो वो 0 हो जाती है। तो बचेगा क्या? b। और फिर b क्या है? b तो एक चर है, सॉरी, b क्या है? एक अचर है, अचर है, कांस्टेंट टर्म है। तो फिर ये एक हमारा कैसा बहुपद हो जाएगा? अचर बहुपद। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जहां a व b कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा a जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझें, देखिएगा बच्चों, जैसे क्या हमने लिखा 2x प्लस 1। तो ये बच्चों देखो कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है ना। a यहाँ पे कितना हो गया? 1, यानी कि ये जो a है वो a यहाँ पे कितना है? 1, और b यहाँ पे कितना है? सॉरी, a यहाँ पे कितना है? 2, और b यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लिखा 4x। ठीक है बच्चों, अब आपको कंफ्यूजन होगा, क्यों? कि ये तो ax फॉर्म तो दिख रहा है, ax तो दिख रहा है, लेकिन प्लस b तो दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है। क्यों? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? 4x प्लस 0।
4x प्लस 0। तो बच्चों यहाँ पे a कितना हो गया, 4 हो गया, और b कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, एक निगेटिव का ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा -5x - 3। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पे है हमारा माइनस का, और b कितना है, वो भी हमारा है -3। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax प्लस b। और ध्यान रखिएगा बच्चों, a हमारा क्या, 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखो बच्चों, जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चों ध्यान रखने का, a, b और c ये कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। बच्चों यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहां a, b, c ये सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं बच्चों, वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिएगा, यहां पर a हमारा, जहां a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर a 0 हो गया तो बच्चों एक चीज बताओ, ये पूरा टर्म ax स्क्वायर ये 0 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 0 की गुणा जिस नंबर से करते हैं वो 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो गया। अब जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, bx प्लस c। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो bx प्लस c है ये हमारा द्विघात बहुपद रहेगा, नहीं, क्यों, अब ये तो हमारा रैखिक बहुपद हो गया ना, bx प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, a जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b और c ये 0 हो सकते हैं, लेकिन a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हमने जैसे लिखा, क्या लिखा बच्चों, ध्यान देखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा a हमारा कितना हो गया 3, b कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब जैसे दूसरा हम लिख लेते हैं, हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4, अब ये हमारा द्विघात बहुपद है, देखो ax स्क्वायर लिखा हुआ है, a हमारा यहाँ पे कितना है 3। अब बच्चों क्या होती है द्विघात बहुपद का मानक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इससे इसकी तुलना करो, ax स्क्वायर, अब देखो बच्चों क्या bx हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जब bx है नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो b है हमारा वो ये कितना है 0, c कितना है 4, c कितना है 4, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4। अब बच्चों देखिए कंपैरिजन कीजिए, a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 0 और c कितना हो गया 4। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण में द्विघात का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ऐसे हमारा कांस्टेंट भी 0 हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है बच्चों, तो a 3 हो गया, b कितना हो गया, तब 1 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस x। अब देखिएगा बच्चों, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 0। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, a कितना हो गया 3, अब b देखिएगा बच्चों, अब x के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा, तो जब कुछ नहीं दिख रहा होता तो 1 तो होता है ना, 1 इंटू एक्स करोगे कितना आएगा 1, तो b कितना 1 और c कितना 0। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं द्विघात बहुपद भी आपको समझ में आया होगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है।
ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। किसका? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है, क्योंकि x की सबसे ज्यादा पावर कितनी दिख रही? 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है बच्चों, अब याद रहेगा a b c d ये सभी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक। जहां a, b, c, d। अब बच्चों हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स। क्या होता है? बिलोंग्स टू। जैसे मैं चक हनुमान में रहता हूं, आई बिलोंग टू चक हनुमान। तो ये जो साइन होता है ये साइन बोलते हैं बिलोंग्स टू। यानी कि ए बी सी डी ये किस कहां कौन सी संख्या है? आर, यानी कि रियल नंबर। ठीक है बच्चों, और याद रखना कि जो ए है हमारा वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या ये फिर त्रिघात बहुपद बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, a हमारा कितना है? 6, b कितना है? 4, c कितना है? 2, d कितना है? 1। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद में किसका होना आवश्यक है? त्रिघात का। इसके अलावा और कुछ भी ना हो तो भी वो त्रिघात बहुपद ही रहेगा। जैसे बच्चों हमने ऐसे लिख दिया 7x क्यूब, तो ये भी एक हमारा त्रिघात बहुपद ही है। कैसा है? त्रिघात। क्यों? त्रिघात में हमारा 3 घात, बहुपद की घात कितनी होनी आवश्यक है? 3 है यहाँ पे, और बाकी सारे टर्म 0 हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a हमारा कितना है? 7, b कितना है? 0, c कितना है? 0, d कितना है? 0। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, और त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आपकी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज है वो है बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। किसी भी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं ये हालांकि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। क्या? अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा क्या, हेडिंग डाल लेना, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। बच्चों इंग्लिश में बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको लिख लेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों जैसे मैंने एक बहुपद लिखा, ठीक है,
पहले आसान सा बहुपद एक लेते हैं। मैंने कहा लिखिए, लिखा है 2x - 4, ये एक बहुपद है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताइए a कितना है, तो a हमको दिख जाना चाहिए कितना है 2, b कितना है -4। अब बच्चों अगर मैंने आपसे कहा, क्या कहा, इस बहुपद का ग्राफ बनाइए, ठीक है ना, इस बहुपद का ग्राफ बनाइए। अब बच्चों ये हमारा कैसा बहुपद है? रैखिक। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो रैखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है? वो जो ग्राफ बनेगा वो एकदम एक सीधी रेखा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। अब बच्चों इसका हम ग्राफ कैसे बनाएं? अगर आपने 9th में पढ़ा है तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीखिए। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक बहुपद दिया है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं, माना ये बहुपद जो है y है, क्या है y, y = 2x - 4। अब बच्चों ऐसा क्यों माना हमने? इस y के इक्वल ये इसका मान कुछ तो होगा, ठीक है, y = 2x - 4, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको एक y अक्ष की आवश्यकता होती है, एक x अक्ष की, तो हमने इसको क्या मान लिया, y = 2x - 4। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको ये भी पता होगा कि जो एक रैखिक समीकरण होती है, कौन सी? एक रैखिक समीकरण, एक सिंगल, जैसे मैंने बोला 3x + 2, तो इस रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं ये चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। अगर कोई एक सिंगल रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, तो उस रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो ये जैसे मैंने लिखा y = 2x - 4, तो ये जो y = 2x - 4 है, इस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अनेक, बहुत सारे हल हो सकते हैं जिसपे y = 2x - 4 हो। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसके हल निकालते हैं। हल कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे बच्चों आप अपने मन से x का कोई भी मान रख सकते हैं, x का भी रख सकते हैं और y का, अपने मन से जो आपकी इच्छा करे वो रख सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले x = 0 ही रख लिया, ठीक है, क्या रखा, x = 0, x लिखते हैं, यदि x हमारा 0 है, x हमारा क्या है बच्चों, 0, सॉरी। अब देखिए क्या होगा, हमने क्या बताया, आप x का कुछ भी मान अपने आप रख सकते हैं, ठीक है। x हमने 0 रखा, तो देखना बच्चों क्या होगा, y = x की जगह 0 रख दो, 2 × 0 - 4, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यह तो 0 हो गया, 0 - 4 -4। ठीक है बच्चों, x का मान 0 रखने पे y कितना आ गया, -4। ठीक है, अब दूसरा, अब x का मान और कुछ रखते हैं, ठीक है, कुछ भी रख लो। यदि x बराबर चलो बच्चों हम 3 रख लेते हैं, 3 हमने रखा, तो देखो क्या होगा, y = x की जगह कितना रखना है, 3 -4। अब बच्चों देखिएगा y कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 - 4 यानी कि 2। ठीक है बच्चों, एक और रख लेते हैं। आपको ग्राफ बनाना है, आपको 2 हल चाहिए मिनिमम, कितने हल, 2, अगर ज्यादा भी कर लेते हो तो ग्राफ थोड़ा और एक्यूरेट बन जाएगा, तो इसलिए हम थोड़े और हल निकाल लेते हैं। अब जरूरी नहीं प्लस में ही रखो, आप माइनस में भी रख सकते हो, ठीक है, एक माइनस का रख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यदि x बराबर, बच्चों रख लिया -1, क्या रख लिया, -1, तो देखिएगा बच्चों y क्या आ जाएगा, y = 2 × -1 -4, ये आ गया -2 - 4 यानी कि -6। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, तो ये भी हल होंगे ही होंगे, है ना।
मैंने x की जगह कुछ भी मान रखा, y का मान हमको मिलता चला गया। अब बच्चों क्या करते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी एक हम टेबल बना सकते हैं, हालांकि ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिएगा बच्चों, एक बॉक्स और हमने कितने हल निकल, अब बच्चों देखिए x रखा, यहां पे रख लिया y। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हमने x 0 रखा, जब हमने x 0 रखा तो y की वैल्यू हमको कितनी मिली, -4। x हमने 0 रखा तो y की वैल्यू हमको कितनी मिली, -4। जब हमने x जो है वो 3 रखा, क्या रखा, 3, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिली, 2। ठीक है बच्चों, अब जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y हमको कितना मिला, -6। ठीक है बच्चों, अब इसका हम ग्राफ पे बनाते हैं। हो सके तो आप लोग बच्चों एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, क्योंकि जब उस पे बनाओगे तो एक्यूरेट ग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, कैसे बनाते हैं देखिएगा। अब आगे हम अपनी स्लाइड बढ़ा लेते हैं, सॉरी ये तो आपका वही आ गया, मैं ऐड कर लेता हूं। ओके, हाँ जी, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनाएंगे। ओके, थीम पे गए और मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बच्चों ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाने से पहले आपको ये तो पता ही होगा x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, क्योंकि ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है ना। तो अब बच्चों ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होगा x एक्सिस और y एक्सिस। जो बच्चों हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है ऐसे तिरछी, उसको हम बोलते हैं x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है यानी कि ऊर्ध्वाधर, उसको हम बोलते हैं y एक्सिस। अब देखो बच्चों हम इसको ड्रा कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, मैं बनाता हूं, ऐसे खींच लेता हूं। Okay. Okay, I use something like that. Okay. Now let us use. Okay. और बच्चों यहां से यूज कर लेता हूं मैं। ओके, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो होती है ये तिरछी लेटी हुई रेखा, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलते हैं, x। और जो ये खड़ी हुई रेखा होती है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ये। अब बच्चों देखिएगा, हम इसके सामने खड़े हैं, ये हमारा राइट हैंड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है बच्चों, जो राइट हैंड पे होता है वो वहां उधर कैसी संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव। कैसी, पॉजिटिव। और जो लेफ्ट हैंड होता है उधर होती हैं निगेटिव। तो ये आपको पता ही होगा, इसको हम लिखते हैं x। ठीक है बच्चों, और जो निगेटिव होता है उसको हम लिखते हैं x डैश। ठीक है, इसी तरीके से y एक्सिस में ऊपर की ओर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव, और नीचे की ओर निगेटिव नंबर्स y डैश। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होगा। नंबर लिख लेता हूं, जैसे यहां पे मान लेते हैं x का 1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, ये 1 है, ये मान लेते हैं बच्चों 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, अब इस साइड कैसे नंबर्स होंगे, निगेटिव नंबर्स। कैसे, निगेटिव, -1, -2, -3,
-4 -5 -6 -7। इसी तरीके से y एक्सिस पे चलते हैं तो ऊपर की ओर कैसे नंबर्स पॉजिटिव 1 2 3 4 और 5। अब आ जाते हैं नीचे की ओर तो ये हो गए -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों। अब इसको हम जो हमने पॉइंट्स पीछे की स्लाइड में बनाए उनको हम प्लॉट कर लेते हैं। क्या है 0, -4। ठीक है, इसको हम बच्चों पहले इधर लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या हमारे पॉइंट्स आए थे उसको इधर थोड़ा सा एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, छोटे से बॉक्स में, जैसे मुझको बार बार पीछे पलट के ना देखना पड़े। तो ये x और ये y। ठीक है, 1 2। हाँ जी बच्चों, तो क्या क्या पॉइंट थे हमारे 0, -4 3, 2 -1, -6। 0, -4 3, 2 -1, -6। ठीक है बच्चों, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। अब बच्चों ये पॉइंट आपको प्लॉट करने आते होंगे ग्राफ पे कि इस ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा 0, -4 कहाँ पे होगा, यानी कि x एक्सिस पे क्या 0 होना चाहिए और y पे कितना -4। तो बच्चों ये आपको बीच में पता होगा, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, यानी कि x भी यहाँ पे 0 होता है और y भी यहाँ पे 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिएगा जब x एक्सिस की बात करेंगे x अक्ष की, तो x अक्ष पे बच्चों y जो होता है वो 0 होता है। x अक्ष पे y कितना होता है 0 और y अक्ष पे x 0 होता है। y अक्ष पे x 0 होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है 0, -4। अब बच्चों ध्यान देखिएगा x कितना है 0, x कितना है 0। अब बच्चों x 0 कहाँ पे होता है y अक्ष पे, यानी कि इस एक्सिस की बात कर रहा है ना। और y कितना है -4। तो देखो बच्चों 0, -4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, क्योंकि x यहाँ पे कितना हो गया 0 और y कितना हो गया -4। तो एक ये पॉइंट मिल गया, इसको मैंने मान लिया a पॉइंट। ये पॉइंट हमारा ये वाला, ये जो पॉइंट है डॉटेड, ये हमारा पॉइंट है a। क्या है बच्चों a पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो 3, 2। 3, 2, यानी कि बच्चों x एक्सिस पे कितना चलना है 3। तो देखो भाई x एक्सिस पे 3 यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है बच्चों, x एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, ध्यान देना। अब y एक्सिस पे कितना जाना है 2। अब बच्चों y एक्सिस पे 2 यहाँ पे है। अब बच्चों अब 3, 2 कहाँ पे होगा, ठीक है ध्यान देना। x एक्सिस पे 3 ये है, यहां से सीधे चलो। जब यहां से सीधे चलोगे और फिर y एक्सिस पे कितना है 2, यहां से सीधा चलो। तो देखना बच्चों जब दोनों लाइन यहाँ पे आ जाएंगे, जब x एक्सिस पे 3 सीधा चलोगे, जैसे बच्चों मैं ऐसे चला, ऐसे ये x एक्सिस पे 3 चला और y एक्सिस से कितना चलना है 2, y एक्सिस से 2 चला इधर। इन दोनों, ये दोनों की मुलाकात यहाँ पे हुई, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 3, 2। समझ में आया कितना हो जाएगा 3, 2। अब मैं ये लाइन रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है मेरा वो कितना हो गया 3, 2। ठीक है बच्चों, इसको मैंने पॉइंट बी मान लिया और ये पॉइंट कितना है 3, 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, ये तीसरा सोल्यूशन यानी -1, -6। अब बच्चों y एक्सिस पे -6 तो आ नहीं रहा है, तो मैं इस पॉइंट को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम 2 चाहिए होते हैं पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो। ठीक है, अब
जोड़ना स्केल से, ठीक है, ये नहीं ऐसे खींच दिया। अब देखो बच्चों, मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं। देखो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। देखना बच्चों ध्यान से, ये अब बच्चों जब ए और बी को हमने जोड़ दिया, अभी हमको कैसी लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन मिली। अब यही ग्राफ है हमारा किसका, 2x माइनस 4 का। किसका ग्राफ है, 2x माइनस 4 का। ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये जो ग्राफ बना, सॉरी ये जो ग्राफ बन के आया, ये ग्राफ मेरा किसका है, y इक्वल टू 2x माइनस 4 का। किसका ग्राफ है बच्चों, y इक्वल टू 2x माइनस 4। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि किसी का ग्राफ देख के हम कैसे पहचानते हैं कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है, जैसे 2x माइनस 4 ये हमारा एक बहुपद है। अब इस बहुपद का ग्राफ क्या बना, ये लाइन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अब जैसे आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो आप ग्राफ देख के कैसे समझाओगे कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसी पे समझाने वाला हूं। ग्राफ मेरा क्या था, सॉरी ग्राफ ये बना, बहुपद क्या था 2x माइनस 4। ठीक है बच्चों, अच्छा शून्यक हमने क्या बताया था, ऐसे मान जो बहुपद के मान को क्या कर देते हैं, जीरो। ऐसे मान जो बहुपद के मान को जीरो कर देते हैं वही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। यानी कि अब बच्चों देखना, बहुपद तो मेरा ये था, यानी कि x का वो कौन सा मान है जो इसके मान को जीरो कर दे। हमने बहुपद को क्या माना था, y के इक्वल। ठीक है बच्चों, ऐसा यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू है जो इस y की वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक है बच्चों, तभी तो इस बहुपद के मान को हम जीरो मानेंगे। ठीक है, यानी y जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस दिख रहा है ना। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है। कहां पे काट रहा है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूं, ये पॉइंट हमारा क्या है, C। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं इस पॉइंट के निर्देशांक लिखो तो क्या होंगे, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, तो बच्चों देखो ये x एक्सिस पे कितना है, 2, x एक्सिस पे कितना है 2, और y कितना चले, y तो 0 है, x एक्सिस पे y कितना होता है 0, यानी कि इसके निर्देशांक क्या है 2, 0, यानी x जो है वो 2 है और y कितना है 0। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x की वैल्यू यहां से उठा के रख दूं, ठीक है 2, 0। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस रैखिक समीकरण के ये ग्राफ इतना ही नहीं है, ये आगे और भागता चला जाएगा, नीचे और भागता चले जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, और इस ग्राफ के अनेक हल हैं। क्यों, बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर x और y का कुछ मान आएगा, x का मान 0.5 से और y का मान -2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे भी होगा कुछ मान, यहाँ पे भी, इसीलिए इस रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे x की वैल्यू उठा के रखो, मैं रखता हूं x इक्वल टू 2। देखना बच्चों, x इक्वल टू 2 रखा, 2 रखने पर, अब बच्चों जब हम x 2 रखेंगे तो देखना बच्चों क्या होगा, 2 × 2 -4। अब ये बच्चों देखो 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। यानी ये बहुपद का मान x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर कितना हो गया, 0। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब ये 2 कहाँ पे है, अब ये 2 हमको कहाँ पे मिला, तो अगर हम ये x एक्सिस की बात करें तो जहां पे इस ग्राफ ने
जहां पे इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को काटा, जहां पे इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को काटा, वही इस बहुपद का शून्यक है, वही इस बहुपद का शून्यक है। यहां कहां पे काटा? 2,0 पे। तो 2 जो है वो इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो यही ग्राफ हमारा इधर से गुजरता, ऐसे एक ऐसे हाइपोथेटिक, मतलब ऐसे सोचना, जैसे एक ग्राफ मेरा क्या हुआ, ऐसे गुजर गया, ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखना, अब ये किसी मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है, ये कोई ऐसे नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब इस ग्राफ ने कहां पे काटा? -3,0, -3,0 पे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहां पे इसने एक्स अक्ष को काटा है वो इस बहुपद का शून्यक होगा, इस ग्राफ का शून्यक हो जाएगा। इस ये भी किसी लाइन का तो ग्राफ होगा ही, जैसे ये हमारा ग्राफ है y = 2x-4, ऐसे ये भी हमारा किसी का ग्राफ होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से क्या समझ में आया? यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जहां पे काटता है, एक्स अक्ष को जहां पे काटता है, वही उस बहुपद का शून्यक होता है, वही इस बहुपद का शून्यक होता है। और जितनी बार काटेगा, जैसे यहाँ पे एक बार काटा तो इसके शून्यक कितने होंगे? 1। अगर आप निकालोगे तो इसके शून्यक 1 ही निकलेगा। जैसे 2x-4, तो 2x-4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है, x अक्ष को जहां पे ग्राफ काटता है वो उस बहुपद का शून्यक हो जाता है, और जितनी बार काटता है उतने शून्यक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ध्यान समझ में आ गया होगा कि हम ग्राफ से कैसे समझते हैं किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। जैसे अब यहाँ पे बच्चों आपको ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है, उदाहरण 1 है। अब बच्चों ये किसी बहुपद का एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आपको इसमें से बताना है, ग्राफ को देखना है। ठीक है, y = px, यानी कि जो बहुपद, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं px = 3x+1 और px को हम y मान सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे px एक बहुपद है और ये ग्राफ दिए हैं, बहुत सारे बहुपदों के ग्राफ दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये है हमारा पैराबोला, ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। अब यहाँ पे ये समझना है, इनके ये बताना है कि इनके शून्यक कितने हैं। क्या बताना है बच्चों? शून्यक, शून्यकों की संख्या बतानी है कि ग्राफ देख के। अभी बच्चों हमने क्या बताया, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहां पे काटता है, एक्स अक्ष को जहां पे काटता है वो उस बहुपद का शून्यक हो जाता है। एक्स का जो वहां पे एक निर्देशांक आएगा वो वैल्यू एक्स की उस बहुपद की शून्यक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, पहला ये किसी बहुपद का ग्राफ है, ये ऐसे गया है, ऐसे। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एक्स अक्ष को कहां पे काट रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, को जो मान होगा एक्स अक्ष पे जो मान होगा वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ पे तो दिया नहीं है क्या है। ठीक है, अब बच्चों कितनी बार इसने एक्स अक्ष को काटा? सॉरी, अब ऐसे बच्चों समझ लीजिए, कितनी बार इसने एक्स अक्ष को काटा? 1 बार। तो इस बहुपद के शून्यक कितने हो गए? 1। कितने हो गए? 1। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? 2 बार। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इस बहुपद के शून्यक कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस अक्ष ने कितनी बार काटा? 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो इस बहुपद के शून्यक कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? 1 बार। तो इस बहुपद के शून्य कितने हो गए? 1। शून्य कितने होंगे? 1। लेकिन अब पूछा जाए शून्य का मान क्या होगा? अब यहाँ पे कोई मान तो दिया नहीं, जैसे मैं मान लेता यहाँ पे होता 2,0, तो इस बहुपद का शून्यक 2 होता, लेकिन शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा, ये अब ये टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, कि जो एक सर्कल होता है,
वृत्त, अगर उस पे स्पर्श रेखा खींची जाए, इस पे स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पे टच करती है। अब वहां पे ये देखिए, ये थोड़ा सा सर्कल का शेप ले रहा है, वैसे पैराबोला है। अब ये टच करेगा एक पॉइंट पे, कितनी पॉइंट पे? एक। तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? एक। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4। तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? 4, यानी कि 4 अलग अलग शून्य। ये मत समझ लेना कि शून्य किसका 4 होगा, शून्य 4 नहीं होगा, शून्यकों की संख्या 4 होगी, शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ पे x का कुछ मान होगा, यहाँ पे x का कुछ मान होगा, यहाँ पे x का कुछ मान होगा, यहाँ पे x का कुछ मान होगा। तो इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं अगर आपको ग्राफ दिया हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? 1 और 2। इसने x अक्ष को कितनी बार काटा? 2 बार। क्यों? क्योंकि x अक्ष को जहां पे काटता है वहीं पे तो y हमारा 0 होता है, x अक्ष पे ही तो y 0 होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, ये बहुपद दिए हुए हैं, अब इसमें समझिएगा। अब यहाँ पे देखना, इसने क्या x अक्ष को काटा? नहीं काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। इसके कोई शून्यक नहीं। अब इसने देखो x अक्ष को कितनी बार काटा? एक ही बार, तो इसके शून्य कितने होंगे? 1। अब इसने देखो बच्चों कितनी बार काटा? 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 अलग अलग शून्यक। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, कितनी बार काटा? 2 बार, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। अब ये एक, ये हो गया 2 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है बच्चों, x अक्ष को जितनी बार टच कर जाए उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ग्राफ से ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे कल पढ़ेंगे आपके जो अब क्या है, बहुपद और उनके शून्यकों में, बहुपद के गुणांक और उनके शून्यकों में क्या संबंध होता है। ठीक है बच्चों, और इसका रिवीजन अवश्य कीजिएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं।